तो इस खबर पर हम और विस्तार से आपको डिटेल दिखाएंगे। फिलहाल आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी मंथन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंथन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। तस्वीरों में आप केशव प्रसाद मौर्य को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर में मौजूद होंगे यहां पर। उत्तर प्रदेश सरकार के 1 साल के कामकाज पर, तमाम मुद्दों पर आज सवाल किए जाएंगे कि सरकार ने 1 साल के दौरान क्या काम किया। और बहुत सारे मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे भी उसमें शामिल हैं। तो योगी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से आज सामने आएगा, सवाल और जवाब के जरिए, जहां पर विपक्ष भी होगा मौजूद। सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग नहीं होंगे, बल्कि विपक्ष भी यहां पर मौजूद होगा। जो सत्ता पक्ष से पूछेगा कि आपने 1 साल में क्या किया, जिन वादों के साथ आप यूपी की सत्ता पर काबिज हुए। आम लोग भी यहां पर मौजूद हैं, वो भी अपने सवाल करेंगे। मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और योगी सरकार के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी यहां पर मौजूद होंगे। कई सेशंस में सवाल जवाब का यह सिलसिला चलेगा। हेलो, और पिछले 1 साल में यूपी की राजनीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं और आज यूपी की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि 2019 की राह तो यूपी से ही तय होगी। हालांकि यह पहले से तय होता है कि अगर दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना है तो रास्ता लखनऊ से निकलता है। तो इस बार यूपी की सियासत कौन सी करवट लेने वाली है, ये सारी बातों के लिए आज दिन भर आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें आपको सरकार की तरफ से सवालों के जवाब मिलेंगे और विपक्ष की राय भी सामने आएगी। लखनऊ में और मेरे साथ एक खास मेहमान सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। और आज का दिन सूबे की सरकार के लिए, क्योंकि बीजेपी की अगुवाई वाली ये सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है। आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है। 1 साल पूरा हो गया है योगी सरकार को। तो ऐसे में आप 3 बड़ी उपलब्धियां क्या गिनवाएंगे 1 साल केशव प्रसाद? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 के माध्यम से मंथन कार्यक्रम की द्वारा विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जहां तक 3 बड़ी उपलब्धियों की बात है, तो वह 3 तो बहुत छोटी है। आप जिधर भी नजर डालेंगे उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। चाहे आप किसान की ओर देखने की कोशिश करेंगे तो हमने जहां किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर उन आवासहीन जो हमारे गरीब भाई बहन थे, जिनके पास अपनी रहने की छत नहीं थी, उनको हम आवास देने का काम किए हैं। जो पिछली सरकार के समय में 5 जिले का विकास होता था, 5 जिलों में सारी योजनाएं पहुंचती थी, अब 75 जिलों में चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, सभी प्रकार के अवसर हम उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। चाहे गड्ढा मुक्त सड़कों का मामला हो, तो हमने सभी क्षेत्रों में, चाहे सड़क, चाहे बिजली, चाहे पानी, चाहे शिक्षा, चाहे चिकित्सा, चाहे किसान, चाहे नौजवान, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने एक अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की है। और उसके कारण से आज प्रदेश में किसी जिले में जाइए, किसी गांव में जाइए, किसी नगर में जाइए, तो चारों तरफ आपको एक पॉजिटिव माहौल यह देखने को मिलेगा। यस, आप पिछड़ा चेहरा भी है इस
इस सरकार की, आपने 325 सीटें दिलवाई, तभी ये सरकार बनी। तीन सांसद कह रहे हैं ये सरकार दलित विरोधी है, प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिख रहे हैं क्योंकि लखनऊ में सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, ये जो सुदीप जी आप कह रहे हैं कि हमारे 3 सांसद ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कुछ बातें कही है जिसको पार्टी ने भी संज्ञान लिया है और सरकार ने भी संज्ञान लिया है। हमारे किसी माननीय सांसद, माननीय विधायक और हमारे कोई चाहे बूथ का अध्यक्ष हो और चाहे प्रदेश स्तर का कोई कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता की बात सुनना, हर जनप्रतिनिधि की बात सुनना और उसका समाधान करना। यह सही है कि हमारा परिवार को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। हमारा परिवार बड़ा है। हाँ। हमारे पास सबसे अधिक सांसद हैं, सबसे अधिक विधायक हैं, सबसे अधिक नगर निगम है, सबसे अधिक पार्षद हैं, सबसे अधिक सदस्य हैं। हमारी पार्टी सबसे बड़ी है, तो कोई छिटपुट इस प्रकार की 2-4 बातें आती हैं, लेकिन हम विश्वास रखते हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर लेगी। नहीं, सवाल ये उठा रहे हैं, आप ही के सांसद कह रहे हैं हमारी दलित विरोधी छवि आ रही है, अपने गांव देहात में, अपने क्षेत्र में जाएं तो किस मुंह से जाएं? नहीं, आप चूंकि उसको जो बता रहे हैं वो ऐसा नहीं है, कुछ व्यक्तिगत तौर से कोई समस्या रही होगी और हम लोग उसका समाधान कर लेंगे। और यह इतना बड़ा विषय नहीं है। जो 73 सांसद में से मेरे 3 साथी हैं, हम लोग साथ में लोकसभा में भी रहे हैं और सबसे अच्छे संवाद हैं और जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। आप लोग इस प्रकार की कोई खबर भाजपा के खिलाफ मिल जाती है, थोड़ा महत्व ज्यादा दे देते हैं और वो चर्चा जो है, जो हमारी आपस में होती है, वो थोड़ा आगे बढ़ जाती है। हमारे जो सांसद हैं या हमारे विधायक हैं वह बहुत सामान्य, बहुत सरल होते हैं। उनकी सरलता का हमारे मीडिया के आप सब मित्र हैं, कुछ अतिरिक्त फायदा उठाते हैं और संदेश ऐसा फैल जाता है कि पूरा लोकसभा के अंदर जो हमारे सदस्य हैं सब विरोध में। ऐसा नहीं है। वो जो घटनाएं हैं छिटपुट उसको हल कर लेंगे। पर सावित्रीबाई फुले कहती हैं, वो तो लखनऊ में ही 5 दिन पहले लखनऊ में एक सम्मेलन करती हैं और वो सीधा कहती हैं कि नहीं, आरक्षण व्यवस्था को दरबदर किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये संदेश आपके सांसद दे रहे हैं? नहीं, सावित्री जी मेरी छोटी बहन की तरह है और यह आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई आरक्षण नहीं समाप्त करने जा रही है और ना ऐसी कोई योजना है। जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कोई विषय उठाया है उसको सरकार भी सुन लेगी, पार्टी भी सुन लेगी और उसका समाधान कर लेंगे। पर दलित आज की तारीख में आंदोलित है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इस उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर आज चाहे वह दलित वर्ग के मेरे भाई बहन हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हो, चाहे सामान्य वर्ग के हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और इसका परिणाम 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, आपको एक बार फिर देखने को मिलेगा कि देश मोदी जी के साथ, मोदी जी देश के लिए, देश मोदी जी के लिए खड़ा है। पर दलित सड़कों पर हैं, ये हकीकत है। दलित भाई हमारे साथ हैं। जो लोग पूरी तरह से नकार दिए गए हैं वो इस प्रकार का प्रदेश का, देश का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इशारा कांग्रेस बीएसपी की तरफ है? मैं बीएसपी की ही बात नहीं करता। बीएसपी तो 0 पर आउट हुई है 2014 में। 2017 में भी उनके पास 19 केवल विधायक जीत करके आए। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब एक लक्ष्य के अंतर्गत काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मोदी जी को 2019 में देश की सत्ता फिर से संभालने से रोको। लेकिन मेरा मानना है कि यह सपा, बसपा, कांग्रेस के बूते की बात नहीं है, क्योंकि देश की जनता मोदी जी के साथ है। कौन भड़का रहा है? देश की जनता मोदी जी के साथ है। इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि चाहे जितना गठबंधन बनावे, चाहे जितना महागठबंधन बनावे, लोकसभा के चुनाव में कमल खिलेगा, जो खुशहाली का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, सुशासन का प्रतीक है। हिंसा कौन भड़का रहा है? हिंसा कौन भड़का रहा है? देखिए, हिंसा की दृष्टि से जो ये घटना घटी है, मैं स्पष्ट तौर से मानता हूं कि इस घटना को, जिस मुद्दे पर सड़क पर आने की एक साजिश की गई थी, वह मुद्दा था ही नहीं। जाति को जाति से लड़ाने का प्रयास था और जिन लोगों से संबंधित विषय था वह लोग इस हिंसा में नहीं थे, बल्कि केवल हिंसा करने वाले, वो चाहे सपा के लोग हों, चाहे वो बसपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, या एक प्रयोजित हिंसा और देश का माहौल खराब करने की साजिश है, जिसे हमारी सरकार कभी सफल नहीं होने देगी। एक एक दोषी को खोज निकालेंगे और जो दोषी है हिंसा करने का, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पर आप ही के सांसद उदित राज दलित नेता भी हैं,
वो कहते हैं आप दलितों का अपमान कर रहे हैं ये कहकर कि कांग्रेस बीएसपी इस हिंसा को प्रायोजित कर रही है, भड़का रही है। वो कह रहे हैं उद्वेलित है, नाराज हैं, गुस्साए हुए हैं, ये बुद्धिजीवी दलितों की अगुवाई का आंदोलन है। नहीं नहीं, मैं तो आपको पहले भी कह चुका कि ये जो हिंसा है ये प्रयोजित है, उसमें बसपा ने मुख्य भूमिका अदा की, बसपा ने मुख्य भूमिका अदा की, समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया, ऐसे ऐसे लोग उसके अंदर है। मैं उसका अभी खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले समय में जब खुलासा होगा तो देश चौंकेगा, प्रदेश चौंकेगा कि जिनका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं, वो सड़क पर बवाल कर रहे थे, वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे, वह लोगों के घरों में दुकानों में आग लगाने का काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को दृढ़ता के साथ बनाए रखने के संकल्प वाली सरकार है, और जिसने भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश किया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पर अभी मेरा एक सवाल, उसका जवाब नहीं मिला है। सुनवाई नहीं हो रही है, दलित सांसद ये आरोप लगा रहे हैं। उदित राज कहते हैं कि मेरी केंद्र में सुनवाई नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। आपके यहाँ के सांसद कहते हैं यहाँ सुनवाई नहीं। सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ऐसा नहीं है। जिनकी आप बात कर रहे हैं, 2 सांसद तो मेरे उत्तर प्रदेश से हैं, तीसरे आदरणीय उदित राज जी दिल्ली से सांसद है, लेकिन मेरे इलाहाबाद के निवासी हैं। इससे मैं जानता हूं कोई बात है, किसी को कुछ कहना है तो यह जरूर मुझे अपेक्षा रहती कि उसको उचित फोरम पर कहना चाहिए। कभी कभी मीडिया के लिए जरूर एक ब्रेकिंग बड़ी से मिल जाती है और उसके कारण से उसको बड़ा विषय बना दिया जाता है। सुनवाई की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ सुनवाई हो जाती है। केशव प्रसाद मौर्य के पास सांसद आने को तैयार हैं, विधायक आने को तैयार हैं, बीजेपी कार्यकर्ता आने को तैयार हैं। आप यूपी सरकार के नितिन गडकरी बन गए हैं क्या? ऐसा नहीं है सुमित जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हर लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद के नेतृत्व में सभी विधायक एक साथ मिल चुके हैं, जो उनकी समस्या है वो बता चुके हैं। कभी किसी परिस्थिति में, किसी व्यस्तता में हो सकता है कि किसी से मिलना मुख्यमंत्री जी का भी ना हो पाया हो, लेकिन सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सारे मंत्री परिषद के जितने भी साथी हैं, चाहे किसी विधायक से संबंधित समस्या हो, चाहे माननीय सांसद से संबंधित समस्या हो, किसी वर्कर से संबंधित समस्या हो, जनता से संबंधित समस्या हो, उनको सुनते हैं। जो समाधान उचित तरीके से किया जा सकता है। सबसे ज्यादा भीड़ केशव प्रसाद मौर्य के दफ्तर और घर पर होती है जी। सबसे ज्यादा भीड़ केशव प्रसाद मौर्य के दफ्तर और घर पर होती है। नहीं, भीड़ सब जगह होती है। मेरे यहाँ चूंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते पार्टी के पदाधिकारी भी आते हैं, विधायक सांसद भी आते हैं, जनता भी आती है। और सरकार में अगर पार्टी ने मुझे नंबर 2 के स्थान पे बैठाया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में मेरा उत्तरदायित्व भी है कि जो लोग आए मैं उनको सुनूं, मैं उनको सुनता हूं, जो संभव समाधान है उसको करने का प्रयास करता हूं। संकट मोचक बन गए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य सरकार के। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सिद्धार्थनाथ सिंह आ रहे हैं, कोई और आ रहा है, श्रीकांत शर्मा आ रहा है। अब हर चीज का जवाब, जो आरोप लगते हैं यूपी सरकार पर, उसका जवाब देने केशव प्रसाद मौर्य को उतार दिया जाता है। ये तो जवाब, जब भी कोई सामने से सवाल करेगा तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। अगर हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सरकार के जिम्मेदार एक मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, तो कोई अगर अगला कोई हमारे सरकार पर सवाल उठाएगा, हमारी पार्टी पर सवाल उठाएगा, हमारे नेतृत्व पर सवाल उठाएगा, तो हम उस पर चुप नहीं बैठ सकते। और श्री अखिलेश जी को आजकल ट्वीट करने की आदत है, तो केशव प्रसाद को जवाब देने की आदत है। और वो आजकल आपको मुख्यमंत्री बुलाने लगे हैं, ऐसा क्यों जी? वो आजकल आपको मुख्यमंत्री कहकर बुलाने लगे हैं। बेचैन है श्री अखिलेश जी, और बेचैनी में वो इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व करने वाला जो संगठन है सरकार के अंदर, वो आपस में लड़ जाए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को यह जरूर मैं आप न्यूज 24 के माध्यम से बताना चाहता हूं, यह मंसूबा उनका कभी पूरा नहीं होगा। आज आपका स्थापना दिवस है केशव प्रसाद मौर्य, स्थापित है पार्टी बिल्कुल दुरुस्त है, सेहत दुरुस्त है, सब चंगा है। निश्चित तौर से आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर भारत का दबदबा बढ़ा है। माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक राज्य से दूसरा, दूसरे से तीसरा, लगातार हम कमल खिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूं, कर्नाटक में भी कांग्रेस का नाटक खत्म हो जाएगा, कर्नाटक में भी कमल खिलेगा। और वहां पर श्री राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका समाज को बांटने का, उनका जो नाटक करने का, जनेऊधारी हिंदू बनने का या जो प्रयास है, उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में फिर से आदरणीय येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में वापसी कर रही है। ये पीड़ा जाहिर कर रहे हैं कि आप थोड़ी आप फंस गए हैं क्या? कैच 22 हो गया बीजेपी के लिए, आप लोगों के लिए, खास उत्तर प्रदेश में, कि दलित भी नाराज हैं और सवर्ण भी नाराज, कि अब ये
अब आपको दलितों के पक्ष में और ज्यादा जाना पड़ रहा है, दोनों तरफ से फंस गए। देखिए, हमारे नेता ने आगे कुआं पीछे खाई। हमारे नेता ने एक सरकार में आने के बाद एक बात कही थी, और वह देश को याद है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को याद है, सबका साथ सबका विकास। हम ना दलित से भेद करते हैं, ना पिछड़े से भेद करते हैं, ना अगड़े से भेद करते हैं। हमारे अपने सब हैं और हम सब लोगों के हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर याद हो तो उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी की गेरा अशोका रोड कार्यालय से कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी विजय मिली है। हम शीश झुका करके प्रदेश की जनता को नमन करते हैं, लेकिन भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को, सरकार को ये कहना चाहते हैं कि यह सरकार उनकी भी है जिन्होंने वोट दिया है, और यह सरकार उनकी भी है जिन्होंने 2017 में हमें वोट नहीं दिया है। इसलिए हम सबके लिए काम कर रहे थे, सबके लिए काम कर रहे हैं और सबके लिए जिम्मेदारी से काम करेंगे। इस कैच 22 के चलते ही क्या आपको मजबूरन अब ये फैसला करना पड़ गया है, और इस पर आपका औपचारिक बयान चाहूंगा कि आप कोटा विद इन कोटा लेकर आने वाले हैं, अति पिछड़ों के लिए कोटा आएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा नहीं है। आप जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, अगर आपको ध्यान हो तो माननीय राजनाथ सिंह जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। उस समय सामाजिक न्याय समिति का गठन हुआ था, और उस सामाजिक न्याय समिति के गठन के बाद वह रिपोर्ट लागू हो, उससे पहले बहुत साजिश के अंतर्गत उसे कोर्ट में ले जाने का काम किया गया था, और कोर्ट में वह मामला पेंडिंग था, और इसके कारण से वह लाभ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वाभाविक तौर से, जो गरीब आदमी है, जो पिछड़ा ही है, और वो आरक्षण के अंतर्गत सरकारी सेवा और अन्य सुविधाएं पाने का अधिकारी है, लेकिन कोई बिरादरी का वो सर्वाधिक लाभ अगर आरक्षण है तो उसको मिल जाए और बाकी बिरादरियों को ना मिले, तो यह उचित नहीं होता, यह न्याय नहीं है। इसलिए उसे हमें सामाजिक न्याय के शब्द से हमने सुशोभित किया था। हमारी आदरणीय राजनाथ सिंह जी की अगुवाई वाली सरकार ने किया था, और आदरणीय योगी जी ने विधानसभा में उस दिन घोषणा की है कि जो उस समय विषय आया था उस विषय को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, और जिनको आजादी के बाद अब तक जो अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिला है उनको भी दिलाने का काम करेंगे। कोटा विद इन कोटा कब तक मिल जाएगा? देखिए, अभी ये घोषणा हुई है, उसकी समीक्षा हो रही है। अभी भारत सरकार के माध्यम से भी आरक्षण का वर्गीकरण करने की बात कही गई, उसके लिए भी प्रयास हो रहा है, और होना चाहिए। मैं इसका विरोधी नहीं हूं। ये पिछड़ों के बीच में कुछ लोग भेद पैदा करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये भेद का विषय नहीं है। यह समाज के हर हिस्से को जो हक मिलना चाहिए उसको हक देने का भाजपा ही प्रयास करती है, भाजपा ही कर रही है, भाजपा ही करके देगी। बसपा और सपा साथ आ गए, 2-4 सीट इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता, अखिलेश ने साफ कर दिया है। बबुआ और बुआ साथ आ गए, कितनी परेशानी 2019? मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी और मायावती जी ने इन्होंने गठबंधन किया है। मैं ये जानता हूं कि 2014 के बाद से बहुत हताश और निराश है। इन्होंने 2019 के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए गठबंधन किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि 2022 में सपा बसपा एक नहीं रह सकते, या मैं भी जानता हूं, ये सपा वाले भी जानते हैं, बसपा वाले भी जानते हैं। पर गोरखपुर और फूलपुर में तो कुछ और हुआ। निश्चित तौर से हम हार को स्वीकार करते हैं। जो भी हार का अंतर रहा बहुत थोड़ा रहा, उसके कारण भी हमारे पास हैं, लेकिन उसका निवारण भी हमारे पास है। ये दोनों लोग मिलकर के लड़े, कांग्रेस को भी मिला लें, इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में हम 2014-19 में दोहराएंगे। ये मुझे जनता के बल पर, अपने कार्यकर्ता के बल पर मुझे पूरा विश्वास, अपने काम के बल पर विश्वास। आप ही के नेता अंदर खाने ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि अब दिक्कत हो गई, आधे में ना आ जाएं, हम 73 के आधे ना हो जाएं। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है कि हम 73 जो 2014 में जीते थे, हम उससे कम 2019 में नहीं जीतेंगे, उससे आगे ही बढ़ेंगे। और सपा बसपा का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को माननीय मोदी जी को 2019 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर फिर से पहुंचाने से नहीं रोक सकता। पर जातीय समीकरण देखें, और जातीय कड़वी हकीकत है, जात पर वोट नहीं होनी चाहिए पर होती है। जातीय समीकरण अगर आप देखेंगे बसपा सपा का, और कांग्रेस आती है या नहीं आती, और नहीं भी आती, तो वो कागजों पर आंकड़े बड़े मजबूत दिखाई देते हैं। इनकी एकता आपको याद नहीं होगा, माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग 1993 में एक चुनाव लड़े थे, जब सपा बसपा एक होकर के लड़ी थी, और उस समय इनकी चरम सीमा थी। और उस समय जब हम लड़े थे तो हमारी सीटें 177 हुई थी विधानसभा में, और इनकी 176 हुई, दोनों लोग मिलकर के लड़े थे। तब कई प्रकार के वोट ऐसे थे जो एक दृढ़ता पूर्वक बसपा और सपा के साथ खड़े थे और भाजपा को हराने के लिए भी खड़े थे, लेकिन इसके बाद भी हम इनसे ज्यादा जीते थे। जो चूक रह गई थी, ये दोनों मिलकर के, मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, उस समय की भाजपा में आज की भाजपा में बड़ा अंतर है।
उस समय हमारी पार्टी का बूथ स्तर पर मजबूत संगठन नहीं था, लेकिन आज हमारा बूथ स्तर पर मजबूत संगठन है और उस संगठन के बल पर हमने समाज के लिए, गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए जितना काम किया है उस काम के बल पर हम 2019 में निश्चित विजय प्राप्त करेंगे। सपा बसपा एक होकर के इसका प्रयोग निश्चित तौर से हम ये हार भी स्वीकार करते हैं, लेकिन हम धोखा भी खाए हैं। धोखा किसने दिया? फूलपुर और गोरखपुर के धोखा किसने दिया? नहीं, ये हमको विश्वास नहीं था कि बसपा का वोट सपा में जाएगा, लेकिन बसपा का वोट सपा में गया है। उस समय गया है, कारण क्या थे उनका हमने निवारण खोज लिया है और उसका कहां उपयोग करना है मुझे मीडिया के मंच पर नहीं करना है, लेकिन हम उसका निवारण खोज लिए हैं। सपा बसपा के प्रति जनता में विश्वास नहीं है, ना था और ना भी होने वाला है। पर क्या ये जो नतीजे हैं गोरखपुर के और फूलपुर के, क्या वो ये तस्वीर, और मुझसे बेहतर आप जानते हैं जमीनी हकीकत, कि पिछड़ा अति पिछड़ा छिटक गया, दलित थोड़ा नाराज है, और साथ ही साथ एक छवि ये जा रही है सरकार की कि ये ठाकुर सरकार है, ये ठाकुरों की सरकार है, ब्राह्मण भी नाराज हो गए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई नाराज नहीं है। जहां तक आप ठाकुर शब्द का जब प्रयोग करते हैं, मेरे मुख्यमंत्री जी की ओर इशारा करते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि साधु की कोई जाति नहीं होती है। साधु साधु होता है और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। हमने किसान कर्ज माफी किया है तो केवल ठाकुरों की कर्ज माफी नहीं किया है, केवल हिंदुओं की कर्ज माफी नहीं किया। हम भेदभाव नहीं करते। बिजली 75 जिले में जा रही है तो ऐसा नहीं केवल ठाकुरों के गांव में जा रही, बाकी गांव में नहीं जा रही है। ये काम सपा बसपा का चरित्र है। वो इस प्रकार से प्रचारित करने का काम कर रहे हैं कि जैसे हम जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम राष्ट्रवादी राजनीति कर रहे हैं, विकासवादी राजनीति कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे सफलतापूर्वक राजनीति कर रहे हैं और हम सफल हो रहे हैं। इससे उनको बेचैनी। सरकार तो आपकी बन गई, संगठन थोड़ा सा डायरेक्शनलेस हो गया। एक केशव प्रसाद मौर्य की जरूरत है उत्तर प्रदेश बीजेपी को फिर से? नहीं, डायरेक्शन लेस नहीं हुआ है। मैं आपसे कहा कि थोड़ी हमसे चूक हुई है फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनाव में, लेकिन अच्छा हुआ। मैं इसको यह भी मानता हूं कि जनता ने हमें जगाया कि आप इतने मत हो जाना, इतने मत उत्साहित हो जाना कि हम 2019 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो कोई आपस में मिल करके भी मोदी जी को हमें प्रधानमंत्री बनाने से ना रोके। इसके लिए भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को जगाने का काम किया जनता ने। मैं जनता का धन्यवाद करता हूं और जो कमी रह गई उसको सुधार लेंगे और 2019 में फिर से कमल खिला लेंगे। इससे पहले कि मैं जो ऑडियंस में हमारे खास मेहमान बैठे हैं वो आपसे सवाल पूछें, एक सवाल, क्योंकि आपके पास बहुत अहम जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी मंत्री की भी है और आपने पिछले साल वादा किया था, पिछले साल 2017 30 जून तक गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश कर देंगे। गड्ढे गए? निश्चित तौर से। या गड्ढे अच्छे हैं? नहीं, गड्ढा मुक्ति का एक बहुत बड़ा अभियान हमने प्रदेश में लिया। सभी विभागों की सड़कों को मिलाकर के 1,21,000 किलोमीटर गड्ढा युक्त सड़कें श्री अखिलेश यादव जी के माध्यम से हमें विरासत में मिली। खाली खजाना विरासत में मिला। भ्रष्टाचार के बल पर सड़क निर्माण के नाम पर लूट करने वाली व्यवस्था हमको मिली, लेकिन हमने उसको सुधारा और 98% गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की 98% और 98% एक रिकॉर्ड होता है। उसमें कई चीजें मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी, अपने बंधुओं को भी बताना चाहूंगा। 3 प्रकार की श्रेणियां होती है जब गड्ढा मुक्ति का अभियान चलता है। एक सामान्य, जिसको पैच मरम्मत कहते हैं कि कहीं गड्ढा थोड़ा सा हो गया उसको पैचिंग कर दिए, एक वह भी गड्ढा मुक्ति का हिस्सा था। एक सामान्य मरम्मत, ठीक है, वह भी गड्ढा मुक्ति। एक विशेष मरम्मत होती है, एक तरह से पूरी पुरानी सड़क होती है, एक बेकार नहीं होती है, फिर से नई सड़क जैसा बनाना पड़ता है। तो हमने पैच मरम्मत का जो काम था, जो सामान्य मरम्मत का काम था, उसे गड्ढा मुक्ति योजना में लिए थे। और जो विशेष मरम्मत का कि पूरी तरह से नई सड़क बना करके देना है, उसको हमने गड्ढा मुक्ति के अभियान में नहीं लिया था। बना करके देने का काम कर रहे हैं और मैं दावे से कहता हूं, सपा बसपा के लोगों से जो आप द रिकॉर्ड आप बहुत पूछने की कोशिश करते हैं, उनसे आप द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड तो वो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप द रिकॉर्ड जरूर पूछ लीजिएगा कि सपा बसपा के शासन में जो सड़कें बनती थी और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो सड़कें बन रही हैं, उसमें क्या आएगी ही। हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया। आपके दोस्त अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, राम नाम जपना, पराया माल अपना, पराया काम अपना, उनके किए हुए शुरू काम उन पर आप शिलान्यास। कई बार इस प्रकार के बयान आए, तो एक दिन मैंने उनको आप सबके माध्यम से कहा था
कि श्री अखिलेश यादव जी इस बात को अब ध्यान में रखें कि अब यूपी के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी नहीं है, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और जो अधूरा काम को छोड़ करके चले गए थे और उसे हम पूरा न करें, ये चरित्र सपा बसपा का हो सकता है, ये चरित्र भाजपा का नहीं है। जो अधूरे काम थे उनको पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान करके पैसा दिए और जो परियोजनाएं पूर्ण हो रही हैं और उनका उद्घाटन करने के लिए हम अखिलेश यादव जी को नहीं बुलाने वाले हैं। अगर वो आना चाहते हैं तो हम उनको मना नहीं करेंगे कि हाँ कि हम भी आना चाहते हैं हमें, पर न्योता तो देना चाहिए ना। हम निमंत्रण जो भी जिस क्षेत्र के माननीय सांसद विधायक होते वो किसी भी पार्टी के हों, उनको सबको आमंत्रित किया जाता है और जो आते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं आते हैं उनके लिए हम। और दूसरा, जो विकास की योजना है, अखिलेश जी से एक सवाल लगाएंगे आपके मंथन कार्यक्रम में तो जरूर पूछना, जरा आंकड़े बताएं कि उनके पिताजी के द्वारा कितने ऐसे सेतुओं का शिलान्यास किया था जो उनकी बुआ जी मतलब बहन मायावती जी ने पूरा नहीं किया। फिर चलो उन्होंने नहीं किया तो अखिलेश जी की 5 साल सरकार रही, उन्होंने कितने अधूरे काम छोड़े और क्यों छोड़े? कुछ सवाल ले लेते हैं। रमन। केशव प्रसाद मौर्य जी, आपके महत्वपूर्ण सहयोगी रामविलास पासवान ने कहा कि बीजेपी की इमेज एंटी दलित, एंटी माइनॉरिटी की बनी हुई है। अगर पार्टी इस इमेज को खत्म नहीं करती है तो बीजेपी को और केंद्र सरकार को नुकसान होगा। दूसरा सवाल कि फूलपुर और गोरखपुर के चुनाव नतीजे के बाद अचानक 2019 की बात शुरू हो गई। पहले 2024 की बात होती थी कि 2019 में तो नरेंद्र मोदी आएंगे ही आएंगे, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं को भी जो खासतौर पर मुखर होकर सामने आए हैं, उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि 2019 में कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती है इस इमेज को खत्म करना? देखिए, जहां तक आदरणीय रामविलास पासवान जी की आप बात कर रहे हैं, वो देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अगर कोई सुझाव देना होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुझाव देंगे और जो संज्ञान लेना होगा पार्टी संज्ञान लेगी और कहीं ऐसी कोई कमी मैं समझता हूं है नहीं, लेकिन अगर होगी तो उसको हम सुधारेंगे। दूसरी बात, जो मानी 2019 की आप बात कर रहे हैं, हम 2019 नहीं, हम 2024 भूले नहीं है, लेकिन 2019 आ गया इसलिए 19 की बात कर रहे हैं। हम 24 की बात 19 के बाद शुरू करेंगे, लेकिन यह सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम 19 में भी सरकार बनाएंगे और 2024 में भी सरकार बनाएंगे। श्री राहुल गांधी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में मैं समझता हूं सारा विपक्ष राहुल जी की अगुवाई में एकत्र होगा, जो भाजपा के विरुद्ध है, एनडीए के विरुद्ध है, तो भी माननीय मोदी जी को इस देश ने ज्यादा पसंद किया है, ज्यादा पसंद कर रहा है, आगे भी ज्यादा पसंद करेगा। इसलिए हम 19 भी और 24 भी जीतेंगे। आखिरी सवाल ले लेते हैं, खड़े होके पूछिए जी। प्रणाम। आपसे मेरा ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या इसमें नेताओं की कमी पड़ गई है जो हम दूसरे पार्टियों से नेता लाके अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर बिठा देते हैं? क्या ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ बेईमानी नहीं है? जी देखिए, यह विषय जरूर आपका जो विषय है इससे मैं असहमति नहीं जता रहा हूं, लेकिन इस देश के अंदर बहुत लंबे समय तक चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इन लोगों ने राजनीति किया है। जब हम 2017 का चुनाव लड़ रहे थे, हमने बड़ी संख्या में दूसरी पार्टी के नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके अनुसार काम करना है। इस घोषणा के साथ, इस मुद्दे के साथ हमने भाजपा में शामिल किया था और जो इस प्रकार का नेतृत्व कोई निर्णय लेता है, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमें अपने नेतृत्व पर अटल विश्वास है। हमारा नेतृत्व जानता है कि पार्टी का हित, प्रदेश का हित, कार्यकर्ता का सम्मान कहां है, उसको हम ध्यान रखेंगे। आखिरी सवाल मेरी तरफ से, 2019 में 73 से ज्यादा सीट लेने वाले हैं उत्तर प्रदेश। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2019 में हम 2014 दोहराएंगे और 2014 में जितना वोट पाए थे उससे ज्यादा वोट पा करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में सरकार बनाएंगे। केशव जी, मेरा एक सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से अखिलेश यादव की सरकार ने कुछ काम बेहतर किए थे। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी 1 साल की सरकार में इलाहाबाद और गोरखपुर में पहले की सरकारों से आपकी सरकार में ज्यादा काम हुए, विकास के ज्यादा काम हुए। लेकिन जब चुनाव होता है तो आप उन दोनों जगहों पर हार जाते हैं, अखिलेश यादव हार जाते हैं कि, और उसके बाद बात होने लगती है बैकवर्ड की, दलित की, फॉरवर्ड की। अखिलेश कहने लगते हैं हम बैकवर्ड हिंदू हैं। तो क्या आपको लगता है कि विकास इस देश में चुनाव का मुद्दा कभी नहीं बन सकता?
और बीजेपी वापस 2014 और 17 में जो जातिगत समीकरण का काम उसने किया था उसी पे आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। देखिए, जहां तक 2014 और 17 और विकास, ये तीनों बातें जो आप कह रहे हैं, हम 14 जिस तरह से जीते थे, 17 जिस तरह से जीते थे, वो मुद्दा हमारा विकास ही था। और 2018 का जो हम उपचुनाव हारे हैं, वो विकास हमने कम किया इसलिए नहीं हारे हैं, या विकास के मुद्दे पर वोट नहीं पड़ा इसलिए नहीं हारे। मैं इस बात को, चूंकि जमीनी कार्यकर्ता हूं, इसको मैं भली प्रकार जानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास था कि हम विजय प्राप्त करेंगे, और थोड़ा जो वोटरों को निकालने के लिए परिश्रम होने हमारे कार्यकर्ता नहीं कर पाए। हार का एक बड़ा कारण यह है, सपा को बसपा खुला समर्थन देगी, और समर्थन के बाद भी बसपा का मतदाता सपा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेगा, ऐसा भी हमें विश्वास नहीं था। लेकिन यह भी सच है कि बसपा के समर्थन के बाद बसपा का जो समर्थक मतदाता था, उसने सपा के प्रत्याशी के लिए वोट किया। और जो हार हमारी है, फूलपुर हम इतिहास में पहली बार जीते थे और बहुत छोटे अंतर से हार है। गोरखपुर हम बहुत छोटे अंतर से हारे, लेकिन यह जो पराजय है, इसको विजय में परिवर्तित करने की तैयारी हम शुरू कर चुके हैं। और चुनाव जो भी भविष्य में भी होगा, मुद्दा विकास ही होगा, मुद्दा सुशासन ही होगा, मुद्दा भारत को विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बनाना ही होगा, उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 का राज्य बनाने का जो संकल्प है, इसी संकल्प पर चुनाव होगा। और किसान, किसी भी जाति का गरीब हो, अगर उसको अधिकार नहीं मिला है आजादी के बाद से अब तक, तो उसको अधिकार दिलाना ये सरकार में बैठ करके हम सबका नैतिक दायित्व, जिम्मेदारी है, वो हम दिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इससे सपा बसपा जैसी जातिवादी राजनीति करने वाली पार्टियों को बेचैनी होती है। उनको लगता है गरीब को अगर हक मिल गया तो हमें कौन पूछेगा। इस डर से वो डरे हैं, इसलिए इस प्रकार की स्थितियां पैदा करते हैं। लेकिन हम इस परिस्थिति को बदलेंगे और फिर से कमल खिला करके 19 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम केंद्र में सरकार बनाने का फिर से काम करेंगे। सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी भाजपा के विजय रथ को रोकने में सफल नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य, हमारे सवालों का आपने जवाब दिया, मंथन में आपने शिरकत की, ताल ठोक रहे हैं। 2014 को फिर से दोहराएंगे, उससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे 2019 में। मंथन जारी रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य आप विदा लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फिर अगला सत्र। तो लखनऊ से मंथन में आप सुन रहे थे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को, और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी। आरक्षण समाप्त करने की बात अफवाह करार दी। मौर्य ने मोदी देश के लिए, देश मोदी के लिए खड़ा है, ये कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। न्यूज 24 के यूपी मंथन में उप मुख्यमंत्री अपनी बातें रख रहे थे। आपको बता दें, आज राजनीतिक जगत की तमाम हस्तियां उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जुटेंगी मंथन कार्यक्रम में, और इसमें सरकार के 1 साल पूरा होने पर क्या काम हुआ है, उपलब्धियां क्या हैं, उन पर तो बात होगी ही, लेकिन साथ ही विरोधी जैसे निशाना साध रहे हैं, सवालों के घेरे में जिस तरीके से खड़ा कर रहे हैं सरकार को, उस पर भी जवाब होगा। वक्त है एक ब्रेक का।